यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकन कंपनी जिसने 1969 में भोपाल में एक प्लांट खोला था जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। इस प्लांट का काम था एक पेस्टिसाइड बनाना जिसका मार्केटिंग नेम था 7। इस कंपनी को इंडिया में UCIL के नाम से भी जाना जाता था। इस कंपनी में लगभग 50% शेयर इंडियन इन्वेस्टर्स के साथ साथ गवर्नमेंट का भी होता था और इस 7 नाम के पेस्टिसाइड बनाने के लिए एक केमिकल की ज़रूरत पड़ती थी जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे MIC भी कहा जाता है और ये एक डेंजरस एंड पॉइजनस केमिकल होता है। 7 नाम के इस पेस्टिसाइड बनाने के लिए पहले MIC को इंडिया में बाहर से इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन 1980 के आसपास UCIL ने MIC को बाहर से इंपोर्ट करने के बजाय खुद ही इसको बनाने का डिसाइड किया और फिर यूनियन कार्बाइड को प्लांट में MIC का प्रोडक्शन करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस भी दे दिया गया। फिर 1981 में इस प्लांट में फोस्जीन गैस के कांटेक्ट में आने से मोहम्मद अशरफ नाम के एक वर्कर की मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन इस हादसे के बाद भी प्लांट में कोई सुधार नहीं किया जाता, सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। और फिर कुछ समय बाद 7 नाम के इस पेस्टिसाइड की सेल्स डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, जिसके चलते कंपनी को इस प्रोडक्ट की कीमत कम करनी पड़ती है, जिसका औसत निकालने के लिए कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ कम करना शुरू कर देती है, सेफ्टी प्रिकॉशन को इग्नोर किया जाने लगता है और पैसे बचाने के लिए जिन इक्विपमेंट्स को रिप्लेस किया जाना होता था उन्हें सिर्फ रिपेयर कर कर छोड़ दिया जाता है। इस प्लांट में इतनी खतरनाक गैस एंड केमिकल्स का प्रोडक्शन चल रहा है, इस बात से भोपाल के लोग बिल्कुल अनजान थे, लेकिन कुछ जानकार लोगों द्वारा इस प्लांट में चल रहे प्रोडक्शन को लेकर प्रोटेस्ट भी किया गया, लेकिन कंपनी और सरकार पर उसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन एक व्यक्ति थे जो अच्छे से समझ गए थे कि इस प्लांट में चल क्या रहा है और ये प्लांट आसपास के रहने वाले लोगों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। और इन व्यक्ति का नाम था राजकुमार केसवानी, जो कि एक लोकल जर्नलिस्ट थे और इस प्लांट में मरने वाले वर्कर मोहम्मद अशरफ के मित्र भी थे। राजकुमार केसवानी ने 9 months ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च के बाद इस प्लांट में सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि ये प्लांट आसपास के रहने वाले लोगों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इन्होंने लोकल न्यूज़पेपर्स में भी कई आर्टिकल्स लिखे थे, जिसमें एक था ज्वालामुखी के मुहाने बैठा भोपाल सिटिंग ऑन द ब्रिंक ऑफ ए वोल्केनो। राजकुमार केसवानी ने इस प्लांट को लेकर इस इंसिडेंट से लगभग 2 साल पहले से ही वार्न करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि सरकार को भी राजकुमार केसवानी ने इस प्लांट के बारे में लिखा था, लेकिन कोई रेस्पॉन्ड सरकार द्वारा नहीं मिला। जैसा कि हमने जाना, इस प्लांट में MIC का प्रोडक्शन चल रहा था। MIC को रखने के लिए यहाँ अंडरग्राउंड 3 टैंक हुआ करते थे, E610, E611, E619। सेफ्टी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए इसका प्रोसीजर था कि सिर्फ 2 टैंक्स में ही MIC को स्टोर करना था, वो भी सिर्फ 60% तक ही MIC को टैंक्स में भरना था और 40% टैंक्स को खाली छोड़ना होता था नाइट्रोजन गैस के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन का काम था MIC को मॉइस्चर से बचाना और मेंटेन करके रखना। और तीसरे टैंक को बिल्कुल खाली छोड़ना होता था इमरजेंसी के लिए। लेकिन यहाँ सेफ्टी की किसको पड़ी थी? कंपनी को तो यहाँ सिर्फ पैसे बचाने थे, इसीलिए टैंक्स को 60% से ज़्यादा फिल किया गया था और तीसरा टैंक जिसको इमरजेंसी के लिए पूरा खाली छोड़ना था, उसमें भी MIC को स्टोर किया गया था। कंपनी द्वारा पैसे बचाने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा MIC को स्टोर करके रखने की कोशिश की जा रही थी। सेफ्टी प्रिकॉशंस की अगर बात की जाए तो 2 टैंक्स का प्रेशर ठीक से काम नहीं कर रहा था।
MIC का लेवल दिखाने वाला मीटर भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। एक टेम्परेचर अलार्म था जिसको टेम्परेचर बढ़ने पर बजना था, लेकिन वो भी सालों से डिस्कनेक्ट पड़ा था। वेंट गैस स्क्रबर, जिसका काम होता है टैंक से जहरीली गैस को निकाल कर बर्न कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। इस स्क्रबर को मैनुअली ऑन करना पड़ता है, जो कि नहीं किया गया था। 2 दिसंबर 1984 रात में प्लांट में काम कर रहे वर्कर्स की आंखों में अचानक इरिटेशन शुरू हो जाती है, जलन होने लगती है। तभी वर्कर्स को कहीं पर लीकेज होने का संदेह होता है और वो लीकेज ढूंढना शुरू कर देते हैं। वहीं कुछ सोर्सेस का मानना है कि वर्कर्स द्वारा लीकेज को सीरियस नहीं लिया गया और वो टी ब्रेक पर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर बताया जाता है कि सुपरवाइजर द्वारा इस पूरे मामले को इग्नोर कर दिया गया, जिसके चलते MIC के टैंक्स में पानी घुसना शुरू हो गया और MIC में पानी मिलते ही एक खतरनाक एक्सोथर्मिक रिएक्शन शुरू होता है। रात करीब 12:30 बजे वर्कर्स द्वारा नोटिस किया जाता है कि टैंक्स का प्रेशर बहुत हाई है और बढ़ता ही जा रहा है। प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि टैंक्स के ऊपर बनी कंक्रीट की परत भी क्रैक्स होने लगती है और गैस स्क्रबर से बाहर आना शुरू हो जाती है और एटमॉस्फेयर में घुल जाती है। बस फिर क्या था, रात 1 बजे के बाद से भोपाल शहर में हालात बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। गैस शहर में फैलना शुरू हो जाती है, जिसके रिएक्शन से लोगों की खांस कर हालत बिगड़ना शुरू हो जाती है और दम घुटना शुरू हो जाता है। दम घुटने की वजह से लोग घरों से बाहर आते हैं, लेकिन बाहर आना उनके लिए और ज़्यादा घातक साबित होता है। कुछ लोग घरों में ही दम तोड़ना शुरू कर देते हैं और कुछ लोगों की सोते सोते ही मृत्यु हो जाती है। बहुत से लोग हॉस्पिटल की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स भी बेबस होते हैं। डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाते कि ये क्या बीमारी है और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अगली सुबह तक हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। सड़कों पर इंसानों के साथ साथ जानवर भी मरे हुए देखे जाते हैं। हर तरफ लाशें थीं और ये डिजास्टर इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर में से एक बनता है। तुरंत ही यूनियन कार्बाइड कंपनी पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। वॉरेन एंडरसन, जो कि इस कंपनी के चेयरमैन थे, उनको भी हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन बताया जाता है किसी कारणवश वॉरेन एंडरसन वापस अमेरिका भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अमेरिका में भी वॉरेन एंडरसन के खिलाफ केस दर्ज हो जाता है और इंडियन गवर्नमेंट वॉरेन एंडरसन को फ्यूजिटिव भगोड़ा करार देती है और फिर इंडियन गवर्नमेंट और यूनियन कार्बाइड कंपनी के बीच एक लीगल फाइट शुरू होती है। इंडियन गवर्नमेंट और यूनियन कार्बाइड कंपनी दोनों ही इस डिज़ास्टर पर अपनी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और दोनों ही इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है कि MIC में पानी मिलने पर ही ये इंसिडेंट हुआ है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का कहना था कि यूनियन कार्बाइड कंपनी के घटिया सेफ्टी स्टैंडर्ड और इग्नोरेंस की वजह से ये घटना हुई है। वहीं यूनियन कार्बाइड का अपने बचाव में कहना था कि ये गलती वर्कर्स की है। यूनियन कार्बाइड का यहाँ तक कहना था कि वर्कर्स ने सबोटैज किया और जानबूझकर MIC टैंक्स में पानी को पहुंचाया। कुछ सोर्सेस की अगर माने तो यूनियन कार्बाइड कंपनी ने इंडिया को $5 मिलियन रिलीफ फंड देने का भी ऑफर दिया था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ये ऑफर स्वीकार नहीं किया था। फिर 1989 में सेटलमेंट के लिए यूनियन कार्बाइड कंपनी द्वारा इंडियन गवर्नमेंट को $470 मिलियन दिए जाते हैं, लेकिन इस डिजास्टर्स के विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज आज भी जस्टिस की मांग कर रही हैं। तो ये थी भोपाल गैस ट्रेजेडी से जुड़ी कुछ छोटी और महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।